Good morning students. This session is for class 8th students. Today we are going to study chapter 11, that is force and pressure. Okay students, we have completed chapter 8 in last session. Now from 1 to 8 chapter there are most portions of biology and chemistry in your syllabus. So today we are going to complete one chapter related to the physics. Okay, so that is chapter number 11. We will study chapter 9 and 10 after completing chapter 11 and 12. Okay, so let us start this chapter, that is force and pressure. So you can see the introduction here. This is the force introduction, relationship between force and pressure, effect of force and friction. We will study these topics in this session: introduction, then relationship between force and pressure, introduction, then effect of forces, friction, and relationship between force and pressure. So these are the most important topic of this session. So let us try to understand what is force and its definition. So you can see force. A force is a push or pull or both. So you can see this is the definition of force. You can say push or pull or both. So a force is either a push or a pull or both. Okay. A force cannot be seen, but we can feel and observe the effect of the force. So we cannot see force, but we can feel and we can observe the effects of force. Okay, now you can see here the push. A force to move an object away from the bodies. A force to move an object away from bodies is known as a push. So push is the force which try to move object away from your body. And the pull, so you can see here pull. A pull is when we apply a force to move an object towards our body. So push is the process in which a force is applied on any other body and we try to move that body away from ourselves. So that is known as push. And pull is when we apply force to move an object towards our body. Now you can see here the combination of push and pull. So ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जहाँ पे कि पुश और पुल दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, यू कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल. तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? प्लेइंग ए गिटार. गिटार जब प्ले करते हैं तो उसमें पुश और पुल दोनों एक साथ होता है. सेकेंड, सेविंग वुड. थर्ड, स्क्रबिंग द फ्लोर. ठीक है. एंड फोर्थ, रोइंग अ बोट. तो ये वो प्रोसेसेस हैं जिनमें पुश और पुल का हम कंबाइंड इफेक्ट एक साथ देख सकते हैं. ठीक है, उनको एक साथ फील कर सकते हैं. पुश एंड पुल बोथ एक साथ होते हैं. तो यहाँ पे ये सभी प्रोसेसेस हैं जिसमें पुश और पुल का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिंग अ स्विच. यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है बाय यूजिंग फोर्स. यहाँ देखिए किकिंग अ बॉल. इन सभी प्रोसेस में फोर्स अप्लाई हो रहा है. लॉन्चिंग अ रॉकेट, देन पुशिंग अ ट्रॉली, देन नॉकिंग अ नेल. तो ये सभी ऐसे हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से और भी बहुत सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम लोग लगातार फोर्स को अप्लाई करते हैं.
इधर पुश करते हैं चीज़ों को या फिर पुल करते हैं या फिर एक साथ दोनों हो रहा होता है। जैसे आप देखिए मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप ये है नॉकिंग एनल, यहाँ भी ये ट्रॉली को पुश कर रहा है। ये देखिए ये गेम्स में टग ऑफ वॉर, यहाँ पे ये अपनी तरफ इसको पुल कर रहे हैं और इधर वाली टीम अपनी तरफ पुल कर रही होगी, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। इसमें देखिए ड्राइंग बैक बो, तो यहाँ पे देखिए ये जो ये इसकी स्ट्रिंग है इसको जो पीछे की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन रेजिंग फ्लैग, यहाँ पे इसको खींच रहे हैं तो टेंशन एक भी फोर्स है। पुलिंग अ बॉक्स, यहाँ देखिए स्ट्रिंग की हेल्प से इस बॉक्स को पुल किया जा रहा है, ये भी फोर्स है, इसके अंदर टेंशन जनरेट होगा। यहाँ देखिए ओपनिंग द डोर, इसको पकड़ के अपनी तरफ ये पुल करेगा तो यहाँ पे ये डोर खुल जाएगा, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई होगा। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसमें कि हम लोग कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर पुश और पुल दोनों एक्टिविटी एक साथ कंबाइंडली वर्क करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, आप अपने डेली लाइफ में रोज़ कहाँ पे पुश और पुल यूज़ कर रहे हैं या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसमें पुश और पुल दोनों एक साथ वर्क करता है, उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, अपनी पर्सनल डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए। और यही आपके लिए यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप रोज़ करते हैं जिसमें आप पुश और पुल दोनों कंबाइंड एक साथ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट उनमें पुश और एंड पुल मिला के 10 पॉइंट्स लिखिए कौन कौन सी आप रोज़ करते हैं, मतलब 1 वीक में आपने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ किया होगा जिसमें आपने पुश किया, पुल किया और पुश पुल एक साथ किया था, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है, फॉर 1 वीक आपका जो टाइम इंटरवल है उसके लिए। तो 10 पॉइंट्स में इसको कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है एक्टिविटी बनती है ये, तो इसको कंप्लीट करेंगे, यही आज के लिए आपको होमवर्क दिया जाता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग वुड, यहाँ पे ये वुड कटर वुड की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुश और पुल दोनों एक साथ यूज किया जाता है। प्लेइंग गिटार, यहाँ पे भी स्क्रबलिंग द फ्लोर, यहाँ पे देखिए फ्लोर को सफाई कर रहे हैं, इस केस में भी पुश और पुल यूज़ होता है एक साथ। यहाँ देखिए रोइंग अ बोट, इस केस में भी पुश एंड पुल एक साथ यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी परफॉर्म किया हो एक्टिविटी तो आप इनमें से लिख सकते हैं, या फिर आपने जो किया हो पर्सनली आप उसको लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स कौन कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है वहाँ पे। तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, द फोर्स कैन चेंजेस द शेप टेम्पोरली, तो फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड देखते हैं, फोर्स कैन चेंजेस द शेप परमानेंटली, तो यहाँ पे शेप जो है टेम्पोरली चेंज हो सकता है, यहाँ पे शेप परमानेंटली चेंज हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट
और मेक्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। तो यहाँ देख रहे हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स में। तो ये पहला कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको टेम्पोरली चेंज कर सकता है। सेकेंड, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को परमानेंटली चेंज कर सकता है। थर्ड, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। और फिफ्थ, ये किसी ऑब्जेक्ट को जो कि स्टेशनरी हो उसको मोशन में ला सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट अदर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आप और भी कोई इफेक्ट हो तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि और भी आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को प्रेजेंट करने के लिए, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया यहाँ पे ढूंढेंगे और इफेक्ट ऑफ फोर्स में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे नंबर 5 से 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें यहाँ पे 5 नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसमें 6 या 7 या 8 नंबर तक लिखेंगे। जितने भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, आपको जो भी लगता है वो लिखिए। हो सकता है कई बार कि आपने जो लिखा है उनमें से, जो भी लिखा है उनमें से वो किसी इनके अंदर ही आता हो, फिर भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिए और देखते हैं कि कितने लोग कुछ नया इनमें से लिख पाते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, तो ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। So now we are going to see how what are the effect of forces on different objects. So you can see here stretch rubber band. तो यहाँ पे देख सकते हैं रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया है एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स दिस इज इन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके, ओरिजिनल कन्फिगुरेशन एक्चुअली। सो ये एक रबर बैंड है जिसको स्ट्रेच किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे ये जैसे ही फोर्स को रिमूव किया गया ये इस टाइप का हो गया, अपने इनिशियल स्टेट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेम्पोरली चेंज किया जा रहा है इसका लेंथ। यहाँ देखिए प्रेस स्प्रॉन्ग, तो स्प्रॉन्ग को प्रेस करने पे ये ऐसा हो गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स ये देखिए इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या है, टेम्पोरली चेंज इन शेप एंड साइज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्क्वीज स्प्रिंग, तो आप यहाँ पे किसी स्प्रिंग को स्क्वीज कर रहे हैं तो देखिए इसका जो लेंथ है, या इसको आप कंप्रेस्ड बोल सकते हैं, इसका लेंथ कम हो गया है। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स ये अपने ओरिजिनल कन्फिगुरेशन को रिगेन कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है, इनमें जब फोर्स इन पे अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें टेम्पोरली चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं है। तो ये एक टाइप के इफेक्ट हैं फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये, एन ऑब्जेक्ट दैट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड एंड ट्विस्ट एंड स्ट्रेच्ड इज इलास्टिक। तो ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि फोर्स के रिमूवल के बाद अपने इनिशियल कन्फिगुरेशन को रिगेन कर लेते हैं, मतलब इनिशियल जो शेप है ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल्स या इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो ये सभी इलास्टिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सभी इलास्टिक हैं। आगे देखते हैं ड्रॉप ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास को ड्रॉप किया गया और ये आफ्टर यू कैन सी आफ्टर ड्रॉपिंग द ग्लास इट विल बी ब्रोकन, ओके। सेकेंड, टीयर अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्रॉस एन एम्प्टी कैन,
तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में आ ही जाए, कई बार ये चीज़ें इस टाइप की हो सकती हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड और ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड इज कॉल्ड इनइलास्टिक। तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इनइलास्टिक है। यहाँ पे देखिए, फोर्स के रिमूवल के बाद ये ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास है। यहाँ पे ये इस पेपर को टीयर करने के बाद ये पीसेज ऑफ पेपर है, और ये कैन देख रहे हैं आप, ये अपनी इनिशियल स्टेट से बहुत ही अलग तरीके का दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी मटेरियल्स हैं इन सभी को हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक, ओके, जो अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन का मिसकंसेप्शन क्या है, उसको दूर करते हैं। अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, ये मिसकंसेप्शन हो सकता है यहाँ पे किसी को कि सॉलिड को स्ट्रेच या फिर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बट आपने देखा कि जो हमारा रबर बैंड है वो भी सॉलिड है, बस उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। जो स्प्रिंग है वो भी सॉलिड है, बस उसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा स्पॉन्ग था उसको भी कर सकते थे। तो ये मिसकंसेप्शन कई बार होता है कि जो सॉलिड है उसको कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो ऐसा ही नहीं है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कर सकते हैं। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है। द शेप ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, वेदर इट्स टेम्पोरली और परमानेंटली। एग्जाम्पल, क्रशिंग कैन, यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज इन द शेप है, परमानेंट चेंज हो गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि शेप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन चेंज, यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो शेप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब ये जो चेंज है ये या तो टेम्पोरली हो सकते हैं या परमानेंटली हो सकते हैं, ठीक है। तो अब टेम्पोरली या परमानेंटली हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, क्रशिंग अ कैन। अब कैन जो चेंज शेप परमानेंटली, इसमें परमानेंटली शेप है, सॉरी शेप में चेंज है। यहाँ देखिए So now you can see here the direction of motion at the beginning। यहाँ पे एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में आ रही थी, इस बॉल को यहाँ पे किया गया है और ये न्यू डायरेक्शन ऑफ मोशन में जा रही है। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शंस, द मूविंग बॉल विल चेंजेज इट्स मूविंग डायरेक्शन। तो अगर किसी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शंस, द मूविंग बॉल विल चेंज इट्स मूविंग डायरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि मूविंग मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं। An object will move faster when a force is applied. It moves in the same direction as the applied force. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से, अब इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जब भी फोर्स अप्लाई किया है तो या तो इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है या फिर इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। बट अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करके बिना डायरेक्शन चेंज किए इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल है और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया गया है। तो उस केस में ये जो बॉल है वो उसी डायरेक्शन में और भी फास्ट ट्रेवल करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो मोशन को अपोज ही करेगा या डायरेक्शन चेंज ही करेगा, वो डिपेंड करता है कि फोर्स को कौन सी डायरेक्शन में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिसकंसेप्शन क्या है। अ फोर्स इज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। यू डू नॉट नीड फोर्स टू मूव
at a constant speed, you do not need force to move at a steady speed. But if you keep the same speed at change direction, like a moon around the planet, then you have a force acting on you anyway. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें फोर्स अप्लाई करना होता है फॉर स्टेडी स्टेट, वो इसलिए अप्लाई करना होता है बिकॉज फ्रिक्शन इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग on the moving object. But in actual practice, if friction is not present there is no need of any force to move steady speed. Okay, so ये सब important चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स की डायरेक्शन इधर अप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि इसको स्पीड बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ स्टेशनरी बॉल विल मूव व्हेन इट इज किक्ड। तो कोई स्टेशनरी बॉल कब मूव करती है? जब उसे किक किया जाता है। नाउ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, ये उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं द मूविंग बॉल will stop when an equal force is applied in the opposite direction। तो ये बॉल जो है वो क्या होती है, ये रुक जाती है जब उस बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी स्टेशनरी बॉल को अगर मोशन में लाना है तो उस पर फोर्स लगाना होगा। यहाँ पे मस्कुलर फोर्स किक करने का मतलब यही है। नाउ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स अप्लाइड, और ये किस डायरेक्शन मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं द मूविंग बॉल विल स्टॉप व्हेन एन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मिसकंसेप्शन क्या है। Force is a property of an object. An object has force and when it run out of force it stops moving। तो यहाँ देखिए force is a property of an object. An object has force and when it runs out of force it stops moving। तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है, an object at rest or in motion will remains in that state unless an external force is applied to the object। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, वो एक्चुअल में ये होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में एक्चुअली रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, if object is in uniform motion it will remains in that uniform motion in straight line until any external force is not applied on the bodies। तो ये है इसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये एक तरीके की जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स हियर। ओके, तो यहाँ पे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको अगर एक जगह पे रख दिया जाए तो वो उसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन्स इन दैट स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस, फैक्टर्स दैट इफेक्ट तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में। तो फ्रिक्शन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। अकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन तब
दिखाई देता है जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन करना स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन सी अकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, तो अब देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स दैट इफेक्ट फ्रिक्शन. तो फर्स्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस. सरफेस की फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब वो स्मूथ है या फिर वो रफ है या फिर वो वेट है या उसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट गिरा हुआ है. ये सभी कंडीशंस यहाँ पे फ्रिक्शन को इफेक्ट करती हैं. और ये है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दूसरा जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट का वेट है. तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो फ्रिक्शन को इफेक्ट करती हैं. पहला तो सरफेस की कंडीशंस क्या है और सेकेंड और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है. ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या क्या हैं. तो जो फ्रिक्शन है उसके एडवांटेज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल भी बोलते हैं. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है. इनेबल्स पीपल टू रन एंड वॉक विदाउट फॉलिंग और स्लीपिंग. तो ये देखिए, हम लोग जो चल सकते हैं या फिर हम लोग वॉक कर सकते हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं बिना स्लिप किए हुए. इसकी वजह फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम लोग ना तो चल पाएंगे ना तो वॉक दौड़ पाएंगे, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के हम लोग स्लीप करेंगे. ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग विदाउट फॉलिंग और स्लीपिंग. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज बन जाता है. सेकेंड पॉइंट है इनेबल्स अस टू राइट ऑन पेपर. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको इनेबल करता है कि हम लोग किसी पेपर पे लिख पाएँ. ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेज. थर्ड पॉइंट, थर्ड देखिए क्या है. इनेबल्स अ कार टू स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड. तो ये किसी कार को स्टॉप कर सकता है जब उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना फ्रिक्शन के ब्रेक नहीं लग पाएगा. तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्हीकल्स को रोकने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी. किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रहने देता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में ले आ देता है. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे लगता है. ये ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के. नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैन प्रोड्यूस साउंड. तो यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, इसकी वजह से. नेक्स्ट पॉइंट, अलाउज व्हीकल टू ट्रेवल ऑन द रोड विदाउट स्लीपिंग. तो ये भी देख सकते हैं आप, ये व्हीकल को रोड पे ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है बिना स्लीपिंग के. तो ये सभी एडवांटेजेज हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से हैं, जिसका फ़ायदा हमें मिलता है डेली लाइफ में. सो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन मोर एडवांटेजेस इफ़ यू हैव लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. तो यहाँ पे इसमें ऐड करिए नंबर्स और भी जो आपके पास हैं एडवांटेजेस फ्रिक्शन को, उसको वहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं. और इन एडवांटेजेस को यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में. हम थोड़ा सा इसको और इसकी साइज़ को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आप इसको देख पाएँ. तो यहाँ पे देखिए ये सभी एडवांटेजेस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे. ठीक है, एडवांटेजेस को पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है ये, जिसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं. इसीलिए फ्रिक्शन को बोलते हैं फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन एक इविल है बट वो नेसेसरी है क्योंकि उसके एडवांटेजेस भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं. ठीक है, तो आई होप कि ये आपने नोट कर लिया है. अब हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट, स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है. सेकेंड, कॉजेज द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू वियर आउट. थर्ड, कॉजेज लेस इफेक्टिवनेस ऑफ मूविंग मशीन्स. कॉज हीटिंग. कॉजेज साउंड पोल्यूशन. इंक्रीज कॉस्ट व्हेन वार्म आउट ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस.
तो यहाँ पे ये सब डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। ओके, तो आप और भी डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं खुद से। सो आप यहाँ पे लिस्ट बनाइए। स्टूडेंट्स, we will start from the same point, that is disadvantages of the friction. Okay, in the next session, thank you for watching this session. Okay, so in next class we will start with the disadvantages of the friction. Thank you for watching this session, and keep studying and try to revise the topics continuously and complete your notes. Thank you for watching.